किए जाएंगे। और अब नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। इक्कीस से 23 नवंबर तक जोहानिसबर्ग के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 20वें G20 शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कई द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बिहार में हुआ एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। नीतीश कुमार ने 10वीं बार ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत 26 चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल। लाल किला विस्फोट मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। 4 और मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में 3 जम्मू कश्मीर के और 1 उत्तर प्रदेश का निवासी। गोवा में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का हुआ शानदार आगाज। भारत समेत दुनिया भर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का होगा प्रदर्शन। रजनीकांत को मिलेगा विशेष सम्मान। और विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। मीनाक्षी हुड्डा, प्रीति पवार, अरुंधति चौधरी और नुपुर चौरान ने जीता स्वर्ण पदक। और अब विस्तार से समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका की राजधानी जोहानिसबर्ग की यात्रा करेंगे, जहां वे राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के निमंत्रण पर G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के सचिव आर्थिक संबंध सुधाकर दलेला ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की दक्षिण अफ्रीका की चौथी आधिकारिक यात्रा होगी। इससे पहले वे 2016 में द्विपक्षीय दौरे पर और 2018 और 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। उन्होंने कहा कि ये पहली बार है जब G20 शिखर सम्मेलन अफ्रीकी महाद्वीप पर आयोजित हो रहा है। दलेला ने कहा कि भारत के लिए यह सम्मेलन अहम है क्योंकि 2023 की सफल अध्यक्षता के बाद भारत अपनी प्राथमिकताओं की निरंतरता सुनिश्चित करना चाहता है। Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will be visiting Johannesburg, South Africa from 21st to 23rd of November to attend the G20 Leaders Summit at the invitation of President of South Africa. This will be Prime Minister's 4th official visit to South Africa, following his bilateral visit in 2016 and later for the 2 BRICS summits in 2018 and 2023. This is the first G20 summit that will be happening on African soil, and in that context will bring the spotlight on the development issues of Africa as also of the global South. विदेश मंत्रालय के सचिव आर्थिक संबंध सुधाकर दलेला ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान ही अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया था, जिससे ये समूह अब वैश्विक जीडीपी के लगभग 85% का प्रतिनिधित्व करता है। शिखर सम्मेलन में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला नेतृत्व विकास और SDGs के क्रियान्वयन पर मुख्य चर्चा होगी। The summit will be important for India to ensure continuity of its priorities in the G20 after having hosted a very successful presidency in 2023. As you are aware, the G20 has emerged as a premium forum for international economic cooperation, as well as for discussing matters of global significance. The G20 provides an excellent opportunity for the leaders of these large economies and emerging economies, representing over 85% of global GDP and around 3/4 of the world population, to come together and discuss important issues impacting the world. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, 20 वर्षों से एनडीए द्वारा किए जा रहे विकास और सुशासन पर विश्वास जताने के लिए बिहार की जनता का आभार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा तथा मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों को शपथ ग्रहण की हार्दिक शुभकामनाएं। ये डबल इंजन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित बिहार के विजन को साकार बनाने और सभी वर्गों तक विकास कार्य पहुंचाने के लिए और अधिक ऊर्जा से कार्य करेगी।
नई दिल्ली में कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की 7वीं मीटिंग का आयोजन हुआ। मालदीव्स, मॉरिशस, श्रीलंका और बांग्लादेश समेत सदस्य देशों के एनएसए इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एनएसए अजीत डोभाल ने कहा कि समुद्री भूगोल से जुड़े देशों के रूप में इस क्षेत्र की सुरक्षा, संरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। It is the engine that propels our economies. We need to shape a favorable environment to nurture an open, inclusive maritime domain anchored firmly on a rule-based order. We also need to work closely for the preservation and use of our common maritime heritage. India is committed to continue working closely with all CSC countries to enhance our collective capacities in dealing with the evolving and emerging security challenges. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली में अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अल्हाज नूरुद्दीन अजीजी से मुलाकात की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज शाम नई दिल्ली में अफगानिस्तान के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री अल्हाज नूरुद्दीन अजीजी से मिलकर प्रसन्नता हुई। हमारे व्यापार, संपर्क और लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हुई। अफगानिस्तान के लोगों के विकास और कल्याण के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग भारत दौरे पर हैं। इस बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पेनी वोंग से मुलाकात की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मेरे मित्र विदेश मंत्री पेनी वोंग का भारत में स्वागत है। हमारी चर्चाओं का इंतजार रहेगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए बताया कि पूरे भारत में खेतों से लेकर फ्यूल स्टेशंस तक ग्रीन एनर्जी क्रांति तेजी से आगे बढ़ रही है। सैराट पहल के तहत वर्तमान में 126 सीबीजी प्लांट चालू हैं, जो लगभग 860 टन प्रतिदिन स्वच्छ गैस का उत्पादन कर रहे हैं। इनमें से 17 प्लांट सीजीडी नेटवर्क से जुड़े हैं और पाइपलाइन के जरिए 100 टन प्रतिदिन सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत क्लीन एनर्जी और नए अवसरों का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। CBG plants producing nearly 860 tons of clean gas every day. केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 के संबंध में ट्रेड यूनियंस और मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 10वीं प्री बजट कंसल्टेशन की अध्यक्षता की। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, श्रम मंत्रालय के सचिव और भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इजरायल की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान पीयूष गोयल ने भारत इजरायल व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत ने अपने तरीके से हर संकट को एक अवसर में बदल दिया है। India too, in our own way, have converted every crisis into an opportunity, and we've had a fair share of adverse neighbors. We've had our fair share of adversities and hostility around our borders and within our country. We've faced terrorism. We've faced the Maoist, the communist thinking which has held back development in our country. But India showed resilience. Our growth post the sanctions was even higher than normal. इंडिया इजरायल बिजनेस समिट में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते पर बात करते हुए कहा कि भारत और इजरायल के बीच संबंध परंपराओं, संस्कृति, विश्वास और मित्रता पर आधारित हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच उज्जवल भविष्य और संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया। India too, in our own way, have converted every crisis into an opportunity. And we've had a fair share of adverse neighbors. We've had a fair share of adversities and hostility around our borders
and within our country. We faced terrorism, we faced the Maoist, the communist thinking which has held back development in our country, but India showed resilience. Our growth post the sanctions was even higher than normal. केंद्रीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया इजराइल बिजनेस समिट में भाग लिया। समिट के पहले दिन केंद्रीय मंत्री ने इजराइल के इकोनॉमी और इंडस्ट्री मिनिस्टर नीर बरकत के साथ गेटवे टू ग्रोथ विषय पर सत्र को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सत्र के पहले दिन की तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर साझा करते हुए लिखा कि इंडिया के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम और इजराइल के इनोवेशन इकोसिस्टम के बीच बेहतर तालमेल के लिए अच्छी बातचीत हुई है। हमने इजरायली कंपनियों और स्टार्टअप्स को इंडिया में आकर को डेवलप, को डिजाइन और को प्रोड्यूस करने के लिए आमंत्रण दिया है। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए टीजी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। चुनाव आयोग ने एसआईआर के दूसरे चरण को लेकर आंकड़े जारी किए। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में 50.40 करोड़ से ज्यादा एन्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। वहीं 10 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ 37 लाख से ज्यादा और पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 64 लाख से ज्यादा फॉर्म वितरित किए गए हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 72 लाख, राजस्थान में 5 करोड़ 42 लाख से ज्यादा गणना प्रपत्र बांटे गए। इसके अलावा अंडमान और निकोबार में 3 लाख 10 हजार से ज्यादा और पुडुचेरी में 9 लाख 68 हजार से ज्यादा न्यूमरेशन फॉर्म वितरित किए गए। निर्वाचन आयोग ने दूसरे चरण में 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में ये अभियान शुरू किया, जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगा। पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस कार्यकर्ता नवीन अरोड़ा का हत्या का मास्टरमाइंड पुलिस एनकाउंटर में घायल हुआ है। पुलिस और मास्टरमाइंड के बीच आज हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हत्या का मास्टरमाइंड जतिन काली जख्मी हो गया, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में दाखिल कराया। साथ ही पुलिस ने जानकारी दी कि एक गोली पुलिस की गाड़ी के शीशे पर लगी है। उसके पास से 32 बोर का पिस्तौल भी पकड़ा गया है। इस मामले में पुलिस 2 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज लाइन उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण 125 से 126 किलोमीटर लंबी निर्माणाधीन रेलवे परियोजना है। उत्तराखंड राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है जो ऋषिकेश को गढ़वाल क्षेत्र के कर्णप्रयाग से जोड़ेगी। इस परियोजना को लेकर रेल मंत्रालय ने एक्स पर पोस्ट में बताया कि 12 नए स्टेशनों के निर्माण और 201-213 किलोमीटर सुरंग के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना से यात्री कर्णप्रयाग तक निर्बाध पहुंच पाएंगे। साथ ही ये परियोजना 5 प्रमुख जिलों में रेल संपर्क बहाल करेगी। इस परियोजना का रूट योग नगरी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक है, जिसमें देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2026 तक रखा गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि वन अर्थ, वन हेल्थ, वन फ्यूचर केवल एक थीम नहीं है, बल्कि ये स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने और भविष्य की महामारियों के लिए तैयारी बढ़ाने के हमारे दृष्टिकोण की बुनियाद है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन असेंबली 2025 को वर्चुअली संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन सरकार और समाज के समग्र सहयोग का एक अनूठा उदाहरण है। असेंबली को संबोधित करते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि वन हेल्थ राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा विभिन्न क्षेत्रों में एकीकृत और त्वरित प्रतिक्रिया जूनोटिक और जलवायु जनित खतरों का सामना करने के लिए आवश्यक है। Climate-driven health shocks and ecological imbalances. These threats do not respect borders, sectors, or ministries. They exploit every weakness in our system, and therefore our response to must transcend silos and individual groupings. The One Health approach is no longer an academic ideology,
It is a national security imperative, an economic stability strategy, and a social justice commitment, and are very important pillar for attaining a safe, secure, Viksit Bharat as we move forward. इस मौके पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद ने कहा कि वन हेल्थ मिशन देश को भविष्य की महामारियों से निपटने की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए है। ये एक समग्र और व्यापक दृष्टिकोण है जिसमें केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 16 विभाग मिलकर काम कर रहे हैं। One Health Mission is really for taking care of our country's preparedness for future pandemics. It is a very holistic approach with 16 departments of the center and the state and union territories, and this looks at everything, like whether it is surveillance, whether it is preparedness for pandemic in various ways, how are we really doing the disease modeling, and everything in terms of human health, animal health, environment as well as wildlife. So this is an effort which has been going on for last 1 year, and now this assembly is really looking at all the stakeholders in a very holistic manner. इस मिशन में 16 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग तरह से देश भर की जो ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, एनवायरनमेंट के साथ साथ पूरी साइंस के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से लेकर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस तक, क्योंकि स्पेस से भी इसका कनेक्शन है कि हम सैटेलाइट के ज़रिए किस तरह से अपनी सर्वेलेंस को बढ़ा सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ में इसमें आ सकते हैं। तो ये विश्व में इतना इस तरह से इंटीग्रेटेड, शायद ये पहला ही ऐसा मिशन है जो भारत ने लॉन्च किया है। बुलेटिन में अब वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के खेल संबंधों को बेहद मजबूत माना है। उनके मुताबिक ये संबंध सिर्फ पुराने नहीं हैं बल्कि समय के साथ इसमें नई गति देखने को मिली है। गुरुवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया भारत में एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र को और अधिक मजबूती और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में अपना सहयोग देगा। खेल के क्षेत्र में आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने, भारत और ऑस्ट्रेलिया खेल संगठनों के बीच साझेदारी को मजबूत करने और एक समावेशी खेल नीति विकसित करने के सहयोग के दायरे को आगे बढ़ाने की दिशा में भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पहले से ही नई करवट ले चुके हैं। इस कड़ी में भारत के दौरे पर आई ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने गुरुवार को दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भारत के पैरा एथलीटों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के खेल संबंधों को बुनियादी स्तर पर बेहद मजबूत माना। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री ने आपसी खेल सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें देश के एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स के क्षेत्र को और अधिक मजबूती और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की बात की गई। Launching new partnerships to strengthen India's athletic and para-athletic development, including a capacity building program for Indian para-athletic coaches, providing 20 coaches with the opportunity to receive targeted training in Australia delivered through our Australia Awards program. We're also delivering a para-swimming coaching workshop delivered in India in partnership with your Paralympic Committee, the Para-Swimming Federation of India and Swimming in Australia, and in the High Performance Coach Development Program. खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जरिए एथलीट के प्रदर्शन को बेहतर करना और भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाना भी इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पैरा हाई जंपर शरद कुमार के मुताबिक आने वाले समय में इसका असर व्यापक होगा। इंडिया को एक स्पोर्टिंग नेशन बनने के लिए जो ऑलरेडी हम उस सही रास्ते पे हैं, हमें एक दूसरे से गाइडेंस लेना पड़ेगा और हमारे स्पोर्ट्स ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी सेम है, जैसे क्रिकेट है। तो आई थिंक इन दोनों की पार्टनरशिप से, उनके एक्सपीरियंस से हम लोग एक अच्छा स्पोर्टिंग नेशन बन सकते हैं। क्रिकेट के मैदान से लेकर कबड्डी के मैदान तक, कोचिंग अकादमियों से लेकर उच्च तकनीक वाली प्रयोगशालाओं तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के खेल संबंध नई दिशा लेते दिखाई दिए हैं।
ऐसे में अब ये एक नई पहल इन संबंधों को एक नई ऊर्जा देगी, जो जाहिर तौर पर देश को खेल के मानचित्र पर और सशक्त रूप से सामने रखेगी। गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। 16वां भारत ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रियों का फ्रेमवर्क डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री सीनेटर पेनी वोंग ने 16वें विदेश मंत्रियों के फ्रेमवर्क वार्ता की सह अध्यक्षता की। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि समय दोनों देशों के बीच एक ऐसा कंफर्ट लेवल है जो पहले कभी इतना मजबूत नहीं था जितना अभी है। Excellency, Minister Penny, it's a great pleasure to welcome you and your delegation to India for the 16th India-Australia Foreign Ministers Dialogue. I put a lot of value on our frequent engagements, and I do believe that they actually offer us a certain continuity of discussions and communication and understanding. And the result of that, I truly believe today we have a comfort level that has never been as strong as it is right now. Now, our Foreign Ministers Framework Dialogue has been one of the key pillars of the comprehensive strategic partnership, and it surely reflects the trust, the democratic values, and our common vision for a free, open, and secure Indo-Pacific. As we mark 5 years of that partnership, the warmth and the ease of cooperation is there for all to witness. We have seen a remarkable expansion across all pillars of cooperation, including trade and investment, defense and security, education and skills, research and innovation, science, technology, space, energy, and so on. But most of all, in our vibrant people-to-people links. Our growing partnership obviously owes much to the guidance and vision of our Prime Ministers. Today's meeting offers an excellent opportunity for us to not only review the progress achieved, but also to set the agenda and course for the next phase of ties, and the recommendations that we would make to our Prime Ministers, I think, would be key for them to take into account when they will meet fairly soon. There are, of course, different aspects to our ties, different dimensions from defense and security. We had your defense minister and deputy prime minister visit us in June for the 5th anniversary of the CSP. Our defense minister was in Australia just recently. I thank you very much for the warmth of your welcome. I think today, whether it is our large and complex bilateral or multilateral exercises, our interoperability, the work we do together in maritime domain awareness and cybersecurity, I think all these really reflect the confidence of our relationship. Our trade and investment linkages have also grown steadily, and the ongoing negotiations on the Comprehensive Economic Cooperation Agreement, I'm confident would be concluded fairly soon. I know from our Commerce and Industry Minister, who was again in Australia just a few days ago, that they made good progress. But the bottom line is the trade numbers today speak for themselves, and those numbers are looking increasingly good. In the realm of skills and education, our universities have actually provided the lead in creating new formats of innovation. We are very welcoming of many of our universities who are already here. We hope many more would follow suit. They have actually today, I think, added a very important dimension to our cooperation in India. Our energy dialogue again has moved forward. Minister Bowen and Minister Khattar had their meeting, and the India-Australia Renewable Partnership, which was announced by our leaders at the annual summit last year, is a reflection of that particular priority. Let me take the opportunity as well to express our appreciation for your support for our Gaganyaan human spaceflight mission, and we welcome Australia's plans to launch its satellite from an Indian launch vehicle.
I've spoken about the diaspora, the living bridge, which is so important in our relations. And finally, the current complex geopolitical situation. I think it's evident that democracies like India and Australia carry greater responsibility. There are common challenges for us to address, including maritime security and resilient supply chains, or for that matter, countering terrorism and ensuring climate action. So it is essential that we sustain a strong momentum in our ties, that we deliver tangible outcomes, that we work together to achieve this through shared regional and global priority. इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।